अस्सलाम वालेकुम। क्या आप 2023 या इसके बाद कनाडा आ रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट्स वीज़ा पर, पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, भारत या पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपका पहले मंथ में कितना खर्चा हो जाएगा? आज की वीडियो इसी बारे में है। और मुझसे ये आपको इस वजह से जानना चाहिए क्योंकि मैं और मेरी फैमिली एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है। क्योंकि हमें खुद कनाडा पहुंचे हुए ठीक 1 महीना हो चुका है, और आज जब 1 महीना हो चुका है उसके बाद अपने पहले महीने में हुए सारे एक्सपेंसेस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता सकता हूं कि पहले महीने में आपका कितना खर्चा हो जाएगा। लेकिन डिटेल्स सुनने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि कनाडा में आपके पहले महीने में वैसे ही ज़्यादा खर्चा होने वाला है अगले आने वाले महीनों की निस्बत। क्योंकि जब आप भारत या पाकिस्तान में भी फ़र्ज़ करें एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो बहुत से वन टाइम एक्सपेंसेस आपको फर्स्ट टाइम बियर करने पड़ते हैं। जैसे तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस लगवाना, कनेक्शंस इस्टेब्लिश करवाना, फर्नीचर लेना, दिस एंड दैट। उस हिसाब से कनाडा में भी जब आप आएंगे तो पहले महीने का खर्च आपका आगे होने वाले महीनों की निस्बत ज़्यादा होगा। हमारे केस में कितना रहा, पहले मैं आपको टोटल बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि किस चीज पर कितने पैसे लगे। सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि हम जो कनाडा आए तो हमारी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें मैं हूं, मेरी बीवी है और हमारी 2 बच्चियां हैं जो दोनों ही 5 साल से कम उम्र की हैं। तो जब 4 बंदों की फैमिली कहीं से भी कनाडा इमिग्रेट करके आती है ऑन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा, तो फिलहाल कनाडा की गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि फैमिली को प्रूव करना है कि उसके पास एक्सेस है 24,733 कनेडियन डॉलर्स की। पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तो ये तकरीबन 52 लाख रुपए बनते हैं। और याद रखिए कि ये 52 लाख रुपए उन तमाम तर अखराजात के अलावा हैं जो परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बर्दाश्त करने हैं। यानी परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा की फ़ीस, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस, मेडिकल की फ़ीस, उसके बाद एयरलाइन के खर्चे, सारी ही चीज़ें आपको अपने पल्ले से देकर उसके बाद यहाँ पर सर्वाइवल के लिए अगर आपकी फैमिली 4 बंदों पर मुश्तमिल है, जितने फंड्स शो करने हैं वो फिल वक्त 24,733 हैं, जो पाकिस्तानी 52 लाख रुपए के बराबर बनते हैं। पहला महीना गुजरने के बाद जब मैंने अपने एक्सपेंसेस देखे तो मालूम पड़ा कि इन 24,733 कनेडियन डॉलर्स में से लगभग 1/3 खर्च हो चुका है। जी हाँ, आप में से बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, यानी 52 लाख का 1/3 तो खर्च हो गया, जो लगभग आप समझ लें कि 17 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो ये कैसे खर्च हुआ, अब उसकी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो अगर आप नॉर्मल रहकर जिंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल इन द सेंस के यू ट्राई टू लिव इन अ बजट, और मतलब कि बहुत ओवर स्पेंडिंग नहीं करते, कोई आउटिंग्स, डिनर्स एक्सेट्रा नहीं करते, तब भी कम से कम आपका कितना खर्चा आने ही वाला है ये आपको पता चल जाएगा। तो आप बेहतर तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकेंगे और आप ये देख सकेंगे कि आपको शुरू में अपने साथ कितना सरमाया लेकर आना है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे 24,733 फंड्स की एक्सेस गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी हमसे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें 24,733 डॉलर्स पाकिस्तान से कनाडा अपने साथ उठाकर लाने थे या आते साथ अपने बैंक में शिफ्ट करवाने थे। इसका सिर्फ ये मतलब है कि किसी भी वक्त अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान में है या भारत में है, आपके पैसे कहीं भी हैं, आप उनको मंगवाने के काबिल होने चाहिए। उस हिसाब से कोई फैमिलीज अपने साथ शुरू में 5,000 कनेडियन डॉलर्स ले आती हैं, कोई 8,000 ले आते हैं, कोई 16,000 ले आते हैं।
तो कोई 24,733 ही लाते हैं, तो कोई उससे भी ज़्यादा लेकर आ जाते हैं। हमारी बात की जाए तो हमने तकरीबन 20,000 कैनेडियन डॉलर्स को लाना मुनासिब समझा। लेकिन उसमें से क्या वजह है कि एक तिहाई यानी तकरीबन 8,000 कैनेडियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। सबसे पहले आप इतनी बात समझ चुके जाएं कि कनाडा में भी बहुत शदीद महंगाई हो चुकी है। मतलब हो सकता है आप महसूस कर रहे हो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, भारत, पाकिस्तान, वहीं पर खाली महंगाई हुई हुई है इन्फ्लेशन की वजह से। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हुई हुई है, तो शायद कनाडा में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, कनाडा में भी इस वक्त बहुत इन्फ्लेशन हुई हुई है और बहुत महंगाई हुई है। तो जब कोई भी फैमिली फर्स्ट टाइम कनाडा आती है तो पैसे बचाने के लिए उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि उनको सस्ती तरीन अकोमोडेशन मिले। अब सस्ती तरीन अकोमोडेशन की बात की जाए तो अगर आप कैलगरी, अल्बर्टा, एडमंटन वगैरह जाते हैं, वहां पर तो आपको 500 कैनेडियन डॉलर्स में भी अकोमोडेशन मिल जाएगी, ऐसी जिसमें आप अपनी फैमिली रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि वहां पर सर्दी बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब कि सर्दियों में तो -40, -50 भी समटाइम्स क्रॉस हो जाता है। गर्मियों में भी अगर फिल वक्त भी बात की जाए तो वहां पर -10, -15 चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। जब हम अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट्स और वेदर्स से ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमें बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है। दूसरी ये बात कि ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि जब कनाडा आए तो ओंटारियो आए या टोरंटो में आए या वैंकूवर आए, ब्रैम्पटन आए, ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ लोग आते हैं। तो ये ज़्यादा हॉट स्पॉट्स हैं, ख़ास तौर पे टोरंटो, वैंकूवर, ब्रैम्पटन और ओंटारियो के जो सिटीज़ हैं। तो मैं इन्हीं के रेफरेंस से बात करूंगा क्योंकि हम खुद भी इस वक्त ओंटारियो में रह रहे हैं। यहां पर हमें बेसमेंट, 1 बेड बेसमेंट किराए पर मिली है 1800 कैनेडियन डॉलर्स में, जिसमें तमाम तर अखराजात शामिल हैं, यानी बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, ये सारे अखराजात इसी में शामिल हैं। और हमें ये 1800 कैनेडियन डॉलर पर मंथ पर पड़ी है। अब आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग आए थे 17 फरवरी को, 17 फरवरी 2023 को। तो हमें एक तो किराया देना था रिमाइंडर फरवरी का, और मार्च जैसे ही चढ़ा तो हमने मार्च का भी किराया देना था। अब लैंडलॉर्ड के साथ ये बात हो गई थी कि फरवरी के वो फर्स्ट 15 डेज का किराया नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ आखिरी 15 डेज का चार्ज होगा। तो आखिरी 15 डेज का जितना 1800 हमारा फुल मंथ का है उसका हाफ चार्ज किया गया, तो 900 कैनेडियन डॉलर्स वो देने पड़े। और जब भी आप कोई भी यहाँ पर स्पेस रेंट पर लेते हैं तो आप लास्ट मंथ का किराया अप फ्रंट पे करते हैं। जैसे पाकिस्तान या इंडिया में सिक्योरिटी पे की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ सिक्योरिटी कहते हैं, यहाँ पर उसको लास्ट मंथ रेंट कहा जाता है। तो हमारा क्योंकि रेंट 1800 है तो हमें लास्ट मंथ रेंट अप फ्रंट पे करना पड़ा। यानी फरवरी में जब हम यहाँ पर आए तो आते साथ ही हमें एक तो लास्ट मंथ का 1800 पे करना पड़ा, जमा 900 फरवरी का, तो ये बन गया 2700 कैनेडियन डॉलर। उसके बाद जैसे ही मार्च चढ़ा तो हमें फिर 1800 देना पड़ा मार्च का, तो ये बन गया 4500 कैनेडियन डॉलर्स। तो 4500 कैनेडियन डॉलर्स अब तक हम लोग किराए की मद में दे चुके हैं। तो ये जो आपको बताया कि 8000 हमारा खर्चा हो गया है, इसमें से 4500 खाली रेंट ही है। उसके बाद वन टाइम एक्सपेंसेस जान लीजिए कि क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो जब आप कनाडा आते हैं तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले एज सून एज पॉसिबल आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो मुझे फ़ी पे करनी पड़ी, अभी हिना के लिए हमने अप्लाई नहीं किया, वो बाद में करेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि पहले मैं इस तजर्बे में से गुजर जाऊं, मुझे पता चल जाए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह से क्या करना है, उसके बाद हिना को इस प्रोसेस में डालेंगे। तो अभी मुझ अकेले की जो फी अब तक हमने पे की है वो है 156 कैनेडियन डॉलर। 156 में से 90 लाइसेंस की फीस है, 16 नॉलेज टेस्ट की फीस है,
उसके अलावा जो बाकी 56 तकरीबन ऑलमोस्ट कनेडियन डॉलर्स हैं, वो G2 के टेस्ट की फीस है जो अपफ्रंट मुझसे ले ली गई। तो यहाँ पर लाइसेंस का ये सिस्टम होता है कि पहले आपका खाली नॉलेज टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। जब आप वो पास कर लेते हैं तो आपको G1 लाइसेंस मिलता है, जो मुझे मिल चुका है। अब मैं रोड टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं वो पास कर लेता हूँ तो मुझे G2 लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में गाड़ी चलाते रहे, कम से कम 1 साल का आपका तजर्बा है, आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस लाए हैं और DL एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप G2 ड्राइविंग लाइसेंस को स्किप करके डायरेक्ट G का ही टेस्ट दे दें। उसके लिए भी रोड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा और उसकी फी होती है 90 कनेडियन डॉलर। तो ये बहरहाल आपके अपने ऊपर है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मंझे हुए ड्राइवर्स हैं, कहीं से भी अगर कनाडा आ रहे हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट अपने मुल्क से ही बनवा कर लेकर आएं। एक तो अपने मुल्क का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएं, भारत इंडिया जहां से भी आ रहे हैं। दूसरा, एक DL एक्सट्रैक्ट जरूर बनवा कर लेकर आइएगा। यहाँ पर बनने में आपका वक्त बचेगा, पैसे बचेंगे, वरना यहाँ पर मुझे अभी $20 फी पे करनी पड़ रही है DL एक्सट्रैक्ट बनवाने के लिए। तो वन टाइम एक्सपेंसेस में अभी तक मुझे 156 कनेडियन डॉलर तकरीबन ड्राइविंग लाइसेंस की मद में पे करना पड़ा। अब ड्राइविंग लाइसेंस G1 तो मैंने ले लिया, G2 लेने के लिए मुझे क्लासेस सब लोग कहते हैं कि बेहतर है कि ले लूं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर भी जब अगर फर्ज करें कोई ड्राइविंग क्लासेस लिए बगैर चला जाता है तो वो दे तो सकता है डायरेक्टली G2, अगर कॉन्फिडेंट है तो पास भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इम्कानात होते हैं उसके फेल हो जाने के, क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड नहीं होता कि उसने कहीं से यहाँ पर सीखा था। तो इसलिए रिकमेंडेबल होता है कि जब आप कनाडा आते हैं तो आप थोड़ी ड्राइविंग क्लासेस लें ही लें। अब मैंने आज ड्राइविंग क्लास ली है और वो एक घंटे की क्लास मुझे पड़ी है 45 कनेडियन डॉलर की, जिसको मिलाकर अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस की मद में जो मेरा कुल खर्चा हो चुका है वो लगभग 200 कनेडियन डॉलर्स है। उसके बाद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मुझे ये कह रहा है कि एटलीस्ट मुझे 2 घंटों की मजीद क्लास लेनी चाहिए, जिसका वो मुझे 90 कनेडियन डॉलर चार्ज करेगा। उसके बाद मैं रोड टेस्ट दूं, और रोड टेस्ट के लिए जो भी एप्लीकेंट होता है उसको गाड़ी खुद से अपने साथ लेकर जानी होती है। तो वो भी यही ड्राइविंग स्कूल का सिस्टम है कि वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी गाड़ी ले जाइएगा। जिस रोज आप गाड़ी लेकर जाएंगे उस रोज आपको एक रिवीजन क्लास भी दी जाएगी, और गाड़ी लेके जाने का जो खर्चा है सम अप करके वो टोटल 200 कनेडियन डॉलर होगा। इस तरह से जो ड्राइविंग स्कूल है इसको 200 कनेडियन डॉलर मुझे ड्राइविंग टेस्ट के दिन देने हैं, 90 कनेडियन डॉलर अभी एक दो मजीद क्लासेस के देने हैं, और $45 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो ये टोटल बनता है 290 जवा 45 तकरीबन 335 कनेडियन डॉलर। तो 335 को आप जमा कर लें 335 को आप जमा कर लें 156 में, तो ये आपके बन जाएंगे तकरीबन 500 कनेडियन डॉलर्स। राउंड अप कर लेते हैं, 500 कनेडियन डॉलर्स इंक्लूडिंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग टेस्ट फीस और ड्राइविंग क्लासेस फीस। 500 कनेडियन डॉलर कम से कम आपके लगेंगे ही लगेंगे खाली G2 लाइसेंस लेने में भी। तो 500 को आप ऐड कर लें 4500 में, तो ये बन गया आपका 5000 कनेडियन डॉलर। अब इसके बाद जो ग्रोसरी आपके पहले मंथ में होगी वो लगभग, अगर आप बहुत खींच तान कर भी करेंगे तो 1300 कनेडियन डॉलर लाजमी होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने फर्स्ट टाइम लेनी होती हैं। आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है, मसालों से लेकर मसालों की बोतलें, ऑयल, चीनी, आटा, बेसन, मैदा, डबल रोटियां, जो भी आपने लेना है, मुर्गी, गोश्त, अंडे, सारी चीज़ें आपकी कम से कम 1300 कनेडियन डॉलर्स में आएंगी। जो आप 5000 में ऐड करें तो आपका ये टोटल बन गया 6300 कनेडियन डॉलर्स। और 6300 में सिर्फ आपका अभी तक रेंट पे हुआ है, बुनियादी खाने पीने की ग्रोसरी आई है, और आपके ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग टेस्ट की G2 तक की फीस दी गई है 6300 में। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आए, अब ये कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल हो सकता है लेकिन कुछ लोगों की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स में से होता है। हम लोगों ने टीवी लिया जो हमें 500 कनेडियन डॉलर्स का पड़ा,
जिसके बाद ये 6800 कनेडियन डॉलर्स हो गए टोटल खर्चा। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ली, जिसमें हमने एयर फ्रायर लिया, हमने निंजा का फूड प्रोसेसर फूड फैक्ट्री ली, हैंड ब्लेंडर लिया, हमने जो हेयर ड्रायर लिया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इनका खर्चा आप 500 कनेडियन डॉलर्स समझ लेके हमारा हुआ है। तो 6800 प्लस 500 टोटल 7300 कनेडियन डॉलर्स ये बन गया। इसके अलावा जो बाकी के अखराजात हुए हैं, सबसे पहले तो आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको कम से कम बस पर तो जाना ही पड़ेगा। तो बस पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पर डे $3.5 वन वे देकर $3.5 वापसी के आने का पे करें, या फिर आप वन टाइम बस कार्ड बनवा लें जो ओंटारियो में इजी गो या फेयर गो का इस वक्त 90 कनेडियन डॉलर्स का बनता है। तो वो आप एक दफ़ा पे करते हैं तो एक बंदे के पूरे महीने के बस के एक्सपेंसेस उसमें कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनलिमिटेड राइड्स हो जाती हैं। तो मैंने वो कार्ड लिया, तो उसके साथ मेरा ये बन गया खर्चा 7,390 कनेडियन डॉलर्स। अब जो बाकी के 610 कनेडियन डॉलर्स हैं वो खर्च हुए हैं बहुत सी तरह की फीस में, इंक्लूडिंग आपने हेल्थ कार्ड बनवाना होगा, आपने उसके अलावा बैंक अकाउंट खुलवाने हैं, आपने सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना है, तो आपने शुरू में बहुत सी जगहों पर जाना होगा। तो ऊबर के एक्सपेंसेस भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ मूव करते हैं तो हर चीज़ आपके बस स्टॉप्स के करीब नहीं होती, आपको बस स्टॉप से आगे भी जाना होता है। तो छोटी बच्चियों के साथ खास तौर पर ट्रैवलिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप फर्ज करें कि खाली कोई 10 से 12 चक्कर भी आपके ऊबर के लगते हैं, तो मान लीजिए कि 400 कनेडियन डॉलर तो आपका ऐसे चला जाएगा यहाँ पर। तो ये जो मेरा बना था 6,390 प्लस 400 टोटल ये बन गया 6,790। अब जो बाकी का 210 कनेडियन डॉलर है उसमें हमने कुछ बेसिक फर्नीचर लिया है। जैसे मैंने तो एक मैट्रेस लिया है, और वो मैट्रेस विद उसका प्रोटेक्टर और विद उसका जो पिलो है वो टोटल मुझे पड़ा है 240 कनेडियन डॉलर्स का। तो ये तो बात 8,000 से भी तजावुज कर गई है। उसके अलावा हमने कुछ कुशन्स लिए हैं, और अभी तो ये जो मैंने आपको एक्सपेंस बताया है ये सिर्फ एक सिंगल बेड मैट्रेस का बताया है, और बात 8,000 कनेडियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। जब आप फैमिली के साथ आएंगे तो आपको क्वीन या किंग साइज मैट्रेस भी लेना पड़ेगा। अब जैसे हमारी फैमिली है तो हमें कम से कम 4 मैट्रेसेस की जरूरत थी, 2 सिंगल और 1 डबल। अब वो हमारी खुशकिस्मती थी कि जिस अकोमोडेशन में हम आए तो हमारे दोस्तों ने एक बेड, एक क्वीन साइज मैट्रेस और एक सिंगल मैट्रेस पहले से अरेंज करके रखा हुआ था, तो वो हमें चलो उस पर स्पेंड नहीं करना पड़ा, लेकिन मुझे खाली एक ही मैट्रेस लेना पड़ा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं होती तो आपको वो भी खरीदना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं देखी तो देखिए ज़रूर कि यहाँ पर मैट्रेसेस और बेड्स कितने महंगे मिलते हैं, मैंने उसकी पहले वीडियो बनाई है। क्वीन साइज मैट्रेस कम से कम आपको इस वक्त कनाडा में 800 कनेडियन डॉलर्स का मिलेगा। तो 8,000 में सीधा सीधा आप ये 800 ऐड कर लें, और 2 सिंगल मैट्रेस में से एक की तो मैंने प्राइस पहले ऐड कर दी थी, एक और आप 250 का ऐड कर लें, तो ये आपके बन गए 9,050 कनेडियन डॉलर्स, जिसमें खाली अभी मैट्रेसेस आए हैं। अभी आपने साथ में बेड नहीं लिया या उसका फ्रेम नहीं लिया। अगर वो लेते हैं तो 450 कनेडियन डॉलर्स का आपका वो आएगा, खाली एक फ्रेम क्वीन साइज। तो ये आपका 9,500 कनेडियन डॉलर्स बन गया विद 1 बेड, 1 क्वीन साइज मैट्रेस, और बाकी जो 2 आपने मैट्रेसेस लिए वो आपने बस जमीन पर ही डाले हुए हैं, और आपका 9,500 कनेडियन डॉलर्स खर्च हो गया। इसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारे केस में अभी वो तो मैंने काउंट ही नहीं किया, यानी हमारा एक्चुअली खर्चा समझ लें कि लगभग 9,000 कनेडियन डॉलर्स हुआ है, क्योंकि ये जो 9,500 आपको मैं गिनवा चुका हूं इसमें आपने ऐड करना है अगर आप आकर फोन्स भी खरीदते हैं, जो हमने खरीदे एप्पल के फोन्स, और फिर आपको मंथली अपना इंटरनेट और मोबाइल सिम का बिल भी पे करना है। जो टोटल मिला के जो अपफ्रंट डाउन पेमेंट हमने की और उसके बाद जो मंथली हम कर रहे हैं, आप समझ लें कि 1,000 कनेडियन डॉलर्स वो बन गए।
तो ये 10,500 कैनेडियन डॉलर्स आपके बन जाएंगे अगर आप आकर 2 एप्पल के फ़ोन्स भी लेते हैं, उनकी डाउन पेमेंट्स करते हैं और आप उनका 1 महीने का बिल पे करते हैं। तो 10,500 कैनेडियन डॉलर्स आपका खर्च हो जाएगा खाली पहले ही 1 मंथ में। क्योंकि अभी हम 17 फरवरी को आए थे, तो आज 18 मार्च हो रही है, तो 1 ही मंथ अभी गुजरा है। अभी तो मार्च के 31 तक का जो स्पैन है उसमें ठीक है, हमने किराया नहीं देना, लेकिन हमने ग्रोसरी करनी है, हमारे दीगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस अभी होने हैं। तो खाली जो फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस है, समझ लें कि जहन में रखें, आपका लगभग राउंड अप करके कम अज कम 11,000 कैनेडियन डॉलर्स हो जाने वाला है, जो नजदीक पहुंच जाता है हाफ ऑफ द अमाउंट के जो टोटल प्रूफ ऑफ फंड्स एक 4 बंदों की फैमिली को रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उन तक एक्सेस शो करे जब वो कनाडा इमिग्रेट करके परमानेंट रेजिडेंस वीजा पर आते हैं। तो कनाडा इज वेरी एक्सपेंसिव। अपने जहन में रखिएगा कि जब यहाँ पर आ रहे हैं तो तगड़े पैसे लेकर आए, क्योंकि जॉब्स मिलना यहाँ पर इतना भी आसान नहीं है जितना कुछ लोगों ने समझ रखा है। जॉब एक्सपीरियंस मैं थोड़ा बहुत आपके लिए सम अप कर देता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें इतना कुछ कहने को है कि वो कम से कम 25 मिनट की वीडियो अलग से बन जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि डिटेल से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं? नीचे अभी कमेंट्स में हाँ या नहीं लिखकर ये लिखिए कि बिलाल भाई हमें जॉब सर्च वाली वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपके लिए वो वाली वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल मैं इन अ नटशेल आपके साथ अपना जॉब एक्सपीरियंस, जॉब सर्च एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब से मैं यहाँ पर आया हूं, मैंने जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, जॉब सर्च इंजन्स जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस पर मैंने जॉब्स अप्लाई की हैं और अभी तक मैं तकरीबन समझ लें कि 200 जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुका हूं। उनमें से मुझे जो रिस्पॉन्स रेट है, समझ लें कि 20 एम्प्लॉयर्स ने मुझे अप्रोच किया है कि आप असेसमेंट्स दें, यानी हमारे टेस्ट्स पास करें, और फिर वो सिलसिला आगे चलता है। खैर अभी मार्च चल रहा है और ज़्यादातर हायरिंग होती है अप्रैल में, तो अप्रैल तक वैसे भी काम स्लो है हायरिंग का। अप्रैल के बाद से हायरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि तब ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। मार्च तक, साल के शुरू से लेकर मार्च तक बहुत सी कंपनीज अपना बजट डिसाइड कर रही होती हैं और ये देखती है कि हमने कितने लोगों को रखना है, किस किस पोजीशन पर रखना है, तो हायरिंग थोड़ी स्लो होती है। हायरिंग स्पीड अप वैसे भी अप्रैल में होती है। तो एक तो अगर आप आ रहे हैं, फर्ज करें कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो वैसे ही आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ तक कि सर्वाइवल जॉब्स मिलने के भी चांसेस बहुत कम है। और अगर आप नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं या अक्टूबर में आ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर होता है और बहुत सी कंपनीज वाइंड अप कर रही होती हैं, उनका बजट खत्म हो चुका होता है और वैसी हॉलीडेज की तरफ मामलात जा रहे होते हैं, तो कंपनीज के पास इतना बजट ही नहीं होता कि वो नई हायरिंग करें, ना ही कोई काम करने को होता है ज़्यादा। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आपने प्लान करना है कि कब आप आए, तो कोशिश करें कि मिड अप्रैल के बाद की अपनी फ्लाइट्स करवाएं, तो वो बेस्ट सीजन होगा। वेदर के हिसाब से भी काफ़ी हद तक जो मौसम की एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो सब साइड हो चुकी होंगी और आपके जॉब मिलने के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट होंगे, क्योंकि हायरिंग ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। तो अभी क्योंकि मार्च चल रहा है, वी आर इन ऑलमोस्ट द मिड ऑफ मार्च, तो वैसे ही हायरिंग स्लो है। अभी जिन जगहों पर मैंने अप्लाई किया है, इवन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आने में भी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो अभी तो मैं खाली अप्लाई ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सर्वाइवल जॉब भी अगर आप करते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, वो तक के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब जैसे अगर आप सिक्योरिटी गार्ड भी बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको शुरू में कम से कम 400 कैनेडियन डॉलर्स खर्च करके एक लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अप्रोच करेंगे और वो आपको सूटेबल जगहों पर प्लेस करेंगी और आप वहां पर जॉब कर सकते हैं। एंड दैट इज काउंटेड एज अ सर्वाइवल जॉब, जिसमें ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस मिनिमम वेज से स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे या लड़के लड़कियां मिनिमम वेज से स्टार्ट करते हैं सर्वाइवल जॉब्स। उसके अलावा बहुत से लोग वॉलमार्ट पर चले जाते हैं, बहुत से लोग वेयर हाउस जॉब्स करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर्वाइवल जॉब्स में से भी कुछ के लिए आपको लाइसेंस दरकार होता है। अभी जैसे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में समअप किया था कि मुझे एक जॉब मिल रही थी कार डीलरशिप की,
तो अगर मैं वो जॉब टेकअप करता हूं, उसके लिए भी मुझे पहले कार डीलरशिप का लाइसेंस लेना है, ओमविक लाइसेंस। जब तक मेरे पास वो लाइसेंस नहीं होगा तो मैं कार डीलरशिप भी नहीं कर सकता। तो शुरू में यही परेशानी होती है कि एक तो आप इस कंफ्यूजन से डील कर रहे होते हैं कि मुझे अपने प्रोफेशन से ही रिलेटेड जॉब लेनी है, मैं थोड़ा वेट कर लूँ, हो सकता है कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या मैं कोई इंजीनियरिंग लाइसेंस ले लूँ, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, या मैं कोई सर्टिफिकेट्स ले लूँ, या कोई ब्रिजिंग कोर्सेज कर लूँ ताकि मेरे जॉब मिलने के प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा ब्राइट हो जाए, या मैं फौरन से सर्वाइवल जॉब करूँ। लेकिन सर्वाइवल जॉब के लिए भी आपको अलग से फिर लाइसेंस लेना है, जो लेने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी पड़ती है, लाइसेंस के पैसे पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको वो वाली जॉब सर्च करनी पड़ती है, जो मिल भी जाएगी तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कनाडा में आपके जब डॉलर्स में खर्चे हो रहे हैं तो डॉलर्स में कम से कम कमाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी साथ में। और आप कोई सर्वाइवल जॉब भी करते हैं तो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा। तो इवेंचुअली आप अपनी फील्ड में भी जॉब जब ढूंढेंगे तो उसमें भी आपने इवन दो अपनी फील्ड में काम नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि कनाडा में काम किया हुआ तो कम से कम कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा आपके पास। तो ये चीज़ है जो मैंने इन नटशेल आपको बताई है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ कि कैसे आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू जॉब्स ले सकते हैं, किस किस किस्म की सर्वाइवल जॉब्स होती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स कैसे मिलती हैं, और मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि लोग कितने किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं और कितना पैसा है यहाँ पर बिजनेस में, जो इवेंचुअली इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन मैं खुद करने का प्लान रखता हूं। तो अगर आप चाहते हैं तो वो डिटेल से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कनाडा में फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस आपके कितने आने वाले हैं। हम तो काफी सस्ते में छूट गए अगर हमारा 9,000 कैनेडियन डॉलर खर्च हुआ है, क्योंकि हमें फर्नीचर पर इतना खर्च नहीं करना पड़ा, हमें ऊबर्स पर खर्च नहीं करना पड़ा। उसकी जगह हमने थोड़ा सा लग्जरी की कि हमने एप्पल के आईफोन्स ले लिए, हमने थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी किस्म की ले ली, जैसे टीवी वगैरह ले लिया। लेकिन वो भी हर फैमिली की अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो हो सकता है कि आपको फर्नीचर भी लेना पड़े, मैट्रेसेस भी लेने पड़े, तो आपका तो 11 से 12,000 कैनेडियन डॉलर्स तक, 12,000 समझ लें कि होगा ही होगा। अगर आपको 1,800 कैनेडियन डॉलर वाली भी अकोमोडेशन मिल जाती है, विच एक्चुअली इज जस्ट 1 बेड बेसमेंट। अगर आपकी फैमिली इतनी है कि आपको 2 बेड्स रिक्वायर्ड हैं तो सोचे भी नहीं कि आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर से कम में मिलेगा। और वो 2,000 भी विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द यूटिलिटी बिल्स एंड एवरीथिंग। अगर उनको इंक्लूड करते हैं तो समझ लें कि 2,200 कैनेडियन डॉलर से कम मिलना अब बहुत मुश्किल है कनाडा में किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर बस स्टॉप्स करीब हों, या जहां पर जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, या जॉब जल्दी मिलने के इम्कानात हो, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो ये आपका कम से कम भी 12 से 12,500 कैनेडियन डॉलर खर्चा होने वाला है, अगर आप 4 बंदों की फैमिली भी आ रही है और आप 2 बेड का अपार्टमेंट या बेसमेंट लेना चाहते हैं। तो होपफुली काफी सारे लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद वो बेहतर तौर से फाइनेंशियल प्लानिंग करके कनाडा आ सकेंगे। बल्कि इवन ये भी हो सकता है कि सोचें एक बार, इसको एक सेकंड थॉट दें कि अगर वो सारा प्रोसेस कर भी चुके हैं तो उसके बाद उनको कनाडा आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, शुरू में बहुत पैसा निकलेगा, इवेंचुअली यहाँ पर बहुत पैसा है, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, डिटर्मिनेशन, साबित कदमी, इस्तकामत और मेहनत, और स्ट्रॉन्ग नर्व्स, और इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं है, आप थोड़े से भी कहीं से वीक हैं, तो आई रिकमेंड कि आप जरूर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सेकंड थॉट दें इस डिसीजन को कि आप भारत से या पाकिस्तान या कहीं से भी कनाडा परमानेंट रेजिडेंस वीजा पर आ रहे हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी जॉब मिल जाए। देख ही सकते हैं, सुन ही चुके हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से पैसा निकलता जा रहा है और कितनी मुश्किल यहाँ पर सूरत हाल है। तो आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है। कमेंट्स में भी माशाल्लाह भी लिख दीजिएगा, दुआ भी कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। हिना का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने तौर पर आप इतना तो कर सकते हैं कि हमारे चैनल्स को सपोर्ट करें। हम अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, आप कम से कम हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए हो सकती है, और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि यूट्यूब से हमें कितनी अर्निंग हो रही है। तो आपने हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इस वक्त इट इज लाइक अ लाइफ लाइन टू अस।
See you in the next video. Until then, Allah Hafiz.